हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं मुख्तियार आपके अपने परिवार सुपर एग्ज़ाम स्टडी में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो दोस्तों, आज जो हम फिर बात करने वाले हैं वो भारतीय इतिहास। इसमें जो अभी तक कराया था वो पिछली क्लास में कराया था कि गुलाम वंश का अंतिम शासक शमसुद्दीन कैमुअर्स की हत्या किसने की थी? जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने। ठीक है, तो अब इसके बाद अब अगला जो शासक बनता है दिल्ली सल्तनत का, वो जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी वंश की स्थापना करते हैं। तो ध्यान देना साथियों, खिलजी वंश की स्थापना 1290 में होती है और ये खिलजी वंश चलता है 1290 से लेकर 1320 तक। साथियों ध्यान देना, खिलजी वंश जो चलता है 1290 से लेकर 1320 तक चलता है, जो इसका टाइम पीरियड रहता है वो 30 साल का रहता है। इस 30 साल के पीरियड में 4 शासक शासन करते हैं। सबसे पहले जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी। तो खिलजी वंश की स्थापना जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने की थी। बात क्लियर? लेकिन जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी जो शासन चलता है वो 1290 से लेकर 1296 तक शासन करते हैं। 1290 से लेकर 1296 तक शासन करते हैं और इनके भतीजे जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी का भतीजा जो इनका दामाद बना था अलाउद्दीन खिलजी जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी का दामाद था। लेकिन अलाउद्दीन खिलजी को इन्होंने कड़ा मानिकपुर का इक्तेदार नियुक्त किया था। कहाँ का? कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद का इक्तेदार नियुक्त किया था। लेकिन अगर बात करें कि जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी ने दक्षिण भारत में मुसलमानों का प्रथम आक्रमण 1293 में किया था। दक्षिण भारत में मुसलमानों का प्रथम आक्रमण 1293 में जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी करते हैं महाराष्ट्र के देवगिरी पर। जो वहाँ का उस समय का राजा होता है, उस समय का वहाँ का राजा जो होता है वो होता है रामचंद्र देव। दक्षिण भारत में मुस्लिमों का प्रथम आक्रमण 1293 में जलालुद्दीन फ़िरोज़ खिलजी करते हैं महाराष्ट्र में देवगिरी में। और जो वहाँ देवगिरी का राजा होता है वो रामचंद्र देव होता है। रामचंद्र देव पर आक्रमण करते हैं। अगर बात करें
इन्हीं के समय दिल्ली सल्तनत पर तीसरा मंगोलों का आक्रमण भी हुआ था। उतार लिया होगा साथियों। तो गाइस समझ में आ रहा होगा। अगर बात करें दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का तीसरा आक्रमण 1296 कब 1296 में हुआ। 1296 में हुआ। लेकिन जब दिल्ली सल्तनत पर मंगोलों का ये तीसरा आक्रमण होता है तो इस आक्रमण में जो मुंगेल की सेना होती है, मंगोलों की जो सेना होती है, उस सेना में से 2000 सैनिक भारत में रह जाते हैं। लेकिन जो 2000 सैनिक रह जाते हैं वह मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेते हैं। और जब ये मुस्लिम धर्म स्वीकार कर लेते हैं तो इसलिए ही इन्हें नवीन मुसलमान कहा जाने लगा। क्या? नवीन मुसलमान कहा जाने लगा। लेकिन जब इन्होंने मुस्लिम धर्म स्वीकार किया और नवीन मुसलमान कहलाने लगे तो इन्हें बसाने के लिए दिल्ली में एक जगह दी गई जिसका नाम मुगलपुर रखा गया। लेकिन वर्तमान में इसका नाम मुंगेलपुरी। क्या है? मुंगेलपुरी। तो क्लियर है। लेकिन जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की जो हत्या करते हैं वो 1296 ईस्वी में अलाउद्दीन खिलजी करते हैं। क्योंकि अलाउद्दीन खिलजी ये कड़ा मानिकपुर इलाहाबाद में जलालुद्दीन फिरोज खिलजी की हत्या कर देते हैं। अलाउद्दीन खिलजी जब अलाउद्दीन खिलजी इनकी 1296 में हत्या कर देते हैं तो इनके बाद अगले सुल्तान बनते हैं अलाउद्दीन खिलजी। नोट कर लिया होगा सभी ने। जिसे स्क्रीनशॉट लेना हो स्क्रीनशॉट लो। चलें। ध्यान देना साथियों। तो अगले जो सुल्तान बनते हैं अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली के अगले सुल्तान बनते हैं और इनका शासन चलता है 1296 से लेकर 1316 तक। क्योंकि खिलजी वंश टोटल ही 30 वर्ष तक चला था, उनमें अकेले 20 वर्ष का शासन रहा अलाउद्दीन खिलजी का। तो अलाउद्दीन, अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी के बचपन का नाम अली गुरशप्पा था। ठीक है साथियों। लेकिन बात करें अलाउद्दीन खिलजी के जो दरबारी कवि थे इनके दरबारी कवि थे अमीर खुसरो। कौन? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को तूती ए हिंद या तहकीक ए हिंद
तूती ए हिंद या हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। अमीर खुसरो को तूती ए हिंद या हिंदुस्तान का तोता कहा जाता है। लेकिन बात करें अमीर खुसरो की जो पुस्तक हैं, इन्हों की कुछ इम्पोर्टेंट भी पुस्तक हैं जो इन्होंने पुस्तक लिखी थी। एक पुस्तक का नाम है आशिका, दूसरी पुस्तक का नाम है तुगलकनामा, दूसरी पुस्तक है इनकी तुगलकनामा, और तीसरी पुस्तक है खज़ाइन उल फतो। ठीक है साथियों। लेकिन अगर बात करें, इन्होंने खड़ी बोली का आविष्कार भी किया था। किसका? खड़ी बोली, खड़ी बोली का आविष्कार भी किया था। और इन्होंने सितार का भी आविष्कार किया। किसका? सितार का भी आविष्कार किया, तबले का भी आविष्कार किया, और जो एक इनसे मोस्ट इम्पोर्टेंट भी बनता है, इन्होंने कव्वाली का भी आविष्कार किया था। किसका? कव्वाली का भी आविष्कार किया था। अलाउद्दीन की शुरुआत जो होती है वो एक धोखे से होती है, क्योंकि ये अपने ससुर जलालुद्दीन फिरोज़ खिलजी को धोखे से उनकी हत्या कर देते हैं। लेकिन अगर बात करें अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध 4 युद्ध जो थे वो कौन कौन से थे, उतार लिया होगा सभी ने। चले आगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलें तो अलाउद्दीन के प्रसिद्ध 4 युद्ध, प्रसिद्ध 4 युद्ध। तो 4 युद्ध कौन कौन से थे? एक गुजरात का हुआ था, गुजरात अभियान जो हुआ था 1298 में। दूसरा होता है रणथंबोर। कौन सा? रणथंबोर। और तीसरा होता है चित्तौड़। और चौथा जो होता है वो होता है मालवा। अलाउद्दीन खिलजी के प्रसिद्ध 4 युद्ध, गुजरात अभियान, रणथंबोर, चित्तौड़ और मालवा। लेकिन गुजरात अभियान में ही मलिक काफूर को 1000 दिनार में 1000 दिनार में खरीदता है। इसलिए ही मलिक काफूर को 1000 दिनारी के नाम से भी जाना जाता है। बात क्लियर? अगर इससे आगे हम बात करें तो 1303 ईस्वी में, उतार लिया होगा सभी ने, 1303 ईस्वी में मलिक काफूर ने तेलंगाना, 1303 ईस्वी में मलिक काफूर ने तेलंगाना के वारंगल, कहाँ? वारंगल, जहाँ शासक था, कौन से वंश का शासन चल रहा था? काकतीय वंश। काकतीय वंश के राजा प्रताप रुद्रदेव से, प्रताप
रुद्रदेव पर आक्रमण कर देता है और इसमें प्रताप रुद्रदेव अपना आत्मसमर्पण कर लेते हैं। ठीक है, लेकिन फिर इसके बाद 1305 ईस्वी में फिर मलिक कफूर फिर आक्रमण कर देते हैं। किस पर? प्रताप रुद्रदेव पर फिर आक्रमण कर देते हैं और इस आक्रमण में उसको बुरी तरह से हराते हैं। लेकिन मलिक कफूर प्रताप रुद्रदेव से कोहिनूर का हीरा लेकर आते हैं। ठीक है, कोहिनूर का हीरा वहाँ से लेकर आते हैं और अलाउद्दीन खिलजी को लाकर देते हैं। किसको? अलाउद्दीन खिलजी को लाकर देते हैं। अगर बात करें कि कोहिनूर का जो हीरा है, कोहिनूर का हीरा मलिक कफूर किससे लेकर आते हैं? प्रताप रुद्रदेव से। कब? 1305 ईस्वी में। लेकिन ये जो कोहिनूर का हीरा है, इस कोहिनूर हीरे की एक खास बात रही कि ये जिस पुरुष के हाथ में जाता था उस पुरुष का विनाश करता था और जिस महिला के हाथ में जाता था उस महिला का विकास करता था। ठीक है, लेकिन कोहिनूर हीरे से फिर से एक इम्पोर्टेंट सवाल और बनता है। अगर क्वेश्चन बने कि भारत का वह व्यक्ति कौन है जिसके अंत में या सबसे अंत में जिसके हाथ में कोहिनूर हीरा रहा, तो भारत में सबसे अंत में किसके हाथों में कोहिनूर रहा? दिलीप सिंह जो पंजाब के शासक थे। कहाँ के? पंजाब के शासक थे। भारत के सबसे अंतिम वो व्यक्ति रहे ये जिन्हों के हाथ में कोहिनूर हीरा रहा। लेकिन दिलीप सिंह ने ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को कोहिनूर हीरा दान में दे दिया। बात क्लियर? अगर बात करें कि 1305 में मलिक कफूर प्रताप रुद्रदेव पर आक्रमण करते हैं, लेकिन 1308 में फिर मलिक कफूर 1308 ईस्वी में मलिक कफूर तमिलनाडु से लेकर या तमिलनाडु में रामेश्वरम तक आक्रमण करते हैं और रामेश्वरम तक जब युद्ध करते हैं तो इन्हें यहाँ जाकर एक समुद्र दिखाई देता है। समुद्र दिखाई देता है
और इससे यह सोचते हैं कि अब इससे आगे कोई भी दुनिया नहीं बचती। अब यहाँ अलाउद्दीन खिलजी ने अब सिकंदर ए शानी यानी इन्होंने मलिक काफूर ने तभी अलाउद्दीन खिलजी को कहा था कि सिकंदर ए शानी, सिकंदर ए शानी या विश्व विरासत। ध्यान देना, दिलीप सिंह वो व्यक्ति थे जो भारत में सबसे अंत में कोहिनूर हीरा इनके हाथ में रहा और इन्होंने ब्रिटेन की महारानी विक्टोरिया को दान में वो हीरा दे दिया था। 1308 ईस्वी में मलिक काफूर ने तमिलनाडु में रामेश्वरम तक जो आक्रमण किया था और उस आक्रमण करने के बाद उससे आगे उन्हें समुद्र दिखाई देता है और जब समुद्र दिखाई देता है तो वह सोचते हैं कि इससे आगे अब कोई दुनिया नहीं बचती। अब अलाउद्दीन खिलजी एक सिकंदर ए शानी यानी विश्व विजेता जो कहा था वो इन्होंने तभी कहा था कि सिकंदर ए शानी या विश्व विरासत। बात क्लियर? अब इससे आगे अगर हम बात करें कि अलाउद्दीन खिलजी ने कौन कौन सी इमारतें बनवाई थी, तो इमारतें लिखिए। इमारतों के नाम हैं अलाई दरवाज़ा, इनकी इमारतें हैं अलाई दरवाज़ा, अलाई मीनार, बात करें अगला हौज खास और शीरी का किला, शीरी का किला, ये इनकी इमारतें थी। लेकिन इन्होंने बहुत ज़्यादा कर भी लगाए थे। इनके कर हैं आवास कर यानी घर में रहने पर कर, इसके बाद सिंचाई कर यानी कोई व्यक्ति अगर कृषि करेगा तो भी उसे कर देना होगा। एक था चराई कर कि जो व्यक्ति पशुओं को चराएगा, जो व्यक्ति पशुओं को चराएगा उसको भी कर देना होगा। अलाउद्दीन खिलजी ने एक हुलिया बनाना या घोड़े दागना, ये प्रथा भी चलाई थी। और अलाउद्दीन खिलजी ने बाजार नियंत्रण प्रणाली भी अपनाई थी। बाजार नियंत्रण प्रणाली भी अपनाई थी और इनके मन में एक नया धर्म चलाने का विचार भी आया था। अलाउद्दीन खिलजी के मन में एक नया धर्म चलाने का विचार भी आया था और इनकी जो मृत्यु होती है वो 1316 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। 1316 ईस्वी में इनकी मृत्यु हो जाती है। इसके बाद जो अगले शासक बनते हैं वो मुबारक शाह खिलजी बनते हैं और मुबारक शाह खिलजी का शासनकाल रहता है 1316 से लेकर 1320 तक। कब से कब तक? 1316 से लेकर 1320 तक मुबारक शाह खिलजी। मुबारक शाह खिलजी 1316 से लेकर 1320 तक। अगर इनसे बात करें
तो इन्होंने अपने आप को स्वयं को खलीफा घोषित किया था। खलीफा घोषित किया। ये ऐसे शासक थे जो दरबार में महिलाओं के कपड़े पहनकर आने लगा और कभी कभी यह दरबार में नंगा भी आ जाता था। और इन्होंने ये पंजाब के इख्तियार गाजी मलिक, पंजाब के इख्तियार गाजी मलिक दिल्ली आते हैं और गाजी मलिक दिल्ली आते हैं और दिल्ली के लोगों से कहकर मुबारक शाह की हत्या करा देते हैं। 1320 में मुबारक शाह की हत्या करा देते हैं। ध्यान देना, इनकी हत्या क्यों कराते हैं? क्योंकि जब इन्होंने स्वयं को खलीफा घोषित किया था और ये दरबार में कभी कभी महिलाओं के कपड़े पहनकर आने लगा, तो जो पंजाब के इख्तियार गाजी मलिक थे उन्होंने कहा दिल्ली की जनता से कि अब मुस्लिम धर्म खतरे में है। अब मुस्लिम धर्म खतरे में है क्योंकि जो व्यक्ति जिसको यही नहीं पता कि पुरुष होने के कारण भी वह महिलाओं के कपड़े पहनकर आ रहा है और जो किसी दूसरे से बिना कहे अपने आप को ही स्वयं खलीफा घोषित करता है, तो मुस्लिम धर्म अब खतरे में जा रहा है। इसलिए ही इन्होंने दिल्ली के व्यक्तियों से कहकर मुबारक शाह की हत्या करा दी। और जब मुबारक शाह की हत्या करा देते हैं तो अगले शासक बनते हैं खुसरो शाह खिलजी। खुसरो शाह खिलजी की जो शासन चलता है, इनके बाद अगले शासक बनते हैं खुसरो शाह खिलजी। इनका जो शासन चलता है वो 1320 से लेकर 1320 तक ही रहता है, कुछ समय के लिए। लेकिन खिलजी वंश का सबसे अंतिम राजा खिलजी वंश का सबसे अंतिम राजा कौन है? खुसरो शाह खिलजी। लेकिन इसकी हत्या, खुसरो शाह खिलजी की हत्या इसकी हत्या 1320 में गयासुद्दीन तुगलक कर देता है। कौन? गयासुद्दीन तुगलक कर देता है। और इसकी हत्या करने के बाद एक नए वंश की स्थापना करता है, तुगलक वंश। तुगलक वंश। और ये जो गयासुद्दीन तुगलक थे, ये गयासुद्दीन तुगलक ये वही व्यक्ति थे जिन्होंने मुबारक शाह खिलजी की दिल्ली के लोगों से कहकर हत्या कराई थी, जो उस समय पंजाब के इख्तियार थे।
उस समय पंजाब के इक़्तिदार गाजी मलिक के नाम से थे, लेकिन जब गद्दी पर बैठते हैं तो वो गद्दी पर बैठते हैं गयासुद्दीन तुगलक के नाम से। तो क्लियर, यहाँ खिलजी वंश का ये अंतिम शासक होता है और खिलजी वंश यहाँ समाप्त हो जाता है। अगला वंश स्टार्ट होगा तुगलक वंश, और तुगलक वंश जो स्टार्ट होगा उसका शासन जो चलता है वो फिर आगे बताते हैं। अब इससे आगे स्टार्ट होगा तुगलक वंश। ठीक है साथियों, तो आज क्लास को यहीं समाप्त करते हुए फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तो जिन साथियों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। ठीक है साथियों, तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।